24 सितंबर 2014। बेंगलुरु में एक शांत सी सुबह। आज कुछ खास होने वाला है। ये इंडिया के सबसे डेयरिंग मिशंस में से एक के लिए फैसले की घड़ी है। ये है मार्स तक होने वाली इसकी पहली इंटरप्लैनेटरी जर्नी। बेंगलुरु के मिशन कंट्रोल रूम में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अपनी आंखों के सामने हिस्ट्री को अनफोल्ड होता देख रहे हैं। भारत के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के टॉप बॉसेस के राधाकृष्णन और एएस किरण कुमार इस मिशन की प्रोग्रेस पर बेहद खामोशी से नजर रख रहे हैं। किसी को यकीन नहीं था कि इंडिया इस मिशन को अंजाम दे पाएगा, या इंडिया जल्द ही अपनी पहली ही कोशिश में एलूसिव रेड प्लैनेट तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। लेकिन इस एक्साइटमेंट से भरे मोमेंट को और भी ज्यादा ड्रामेटिक बनाती है ये बात कि मार्शियन ऑर्बिट में दाखिल होने वाले अहम पलों के दौरान स्पेसक्राफ्ट मंगलयान मार्स के पीछे पहुंच जाएगा और धरती से नजर नहीं आएगा, जिससे मिशन टीम के साथ उसका सारा कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। मिशन कंट्रोल रूम में टेंशन बहुत ज्यादा है। 300 दिन, पृथ्वी से 65 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी, और अब वो पल आ पहुंचा है जो ये तय करेगा कि क्या इंडिया का मार्स ऑर्बिटर या मंगलयान मार्शियन ऑर्बिट में कामयाबी से दाखिल हो पाएगा। मार्स के लिए इंडिया के एडवेंचर की शुरुआत 2012 में हुई थी, जब इंडिया के स्पेस साइंटिस्ट्स ने मार्स पर एक ऑर्बिटर भेजने के लिए एक एम्बिशियस प्लान के बारे में सोचा। यह इंडिया की पहली इंटरप्लैनेटरी जर्नी होने वाली थी। कामयाब होने पर यह मार्स तक पहुंचने वाली दुनिया की चौथी स्पेस एजेंसी और एशिया में पहला देश बनने वाला था। अभी हाल ही में हमारी कैबिनेट ने मार्स ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन के तहत भारत का अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के पास जाकर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करेगी। सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, इंडिया। 2013 में इंडिया ने मार्स तक एक ऑर्बिटर भेजने के प्लान को एक्शन में बदलना शुरू किया। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट्स ने PSLV को एक लॉन्च व्हीकल के तौर पर चुना, क्योंकि ये इंडिया के सबसे भरोसेमंद रॉकेट्स में से एक है। PSLV C-25 रॉकेट की ऊंचाई किसी 15 मंजिला इमारत जितनी है, लेकिन इतना बड़ा साइज होने के बावजूद इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि ये मंगलयान को सीधे ही मार्स तक भेज सके। ऐसे में उन्हें एक इतने पावरफुल रॉकेट की जरूरत थी जो स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकालकर सीधे मार्स की तरफ ले जाए। और ये ज्यादा पावरफुल रॉकेट था GSLV। इस मामले में दिक्कत सिर्फ ये थी कि ये अब भी डेवलप और टेस्ट हो रहा था, लेकिन साइंटिस्ट्स इस मिशन में और देरी नहीं कर सकते थे। वी आदिमूर्ति ने मार्स तक की इंडिया की जर्नी की काबिलियत को इवैल्यूएट किया। वो इसकी वजह बता रहे हैं। ये मॉडल है अर्थ, मार्स और सन का, और हम जानते हैं कि ये प्लैनेट्स सन के चारों तरफ अलग अलग रफ्तार से घूम रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से पता चलता है कि हमारे लिए मार्स तक जाने के लिए तकरीबन डेट होगी 24 सितंबर 2014, और अगर हम ये मौका चूकते हैं तो हमें अगला मौका 26 महीने के बाद मिलेगा। तो हमने डिसाइड किया कि हम इसी डेट को जाएंगे जो हमने कैलकुलेट की है ऑन मार्स ऑन 24 सितंबर 2014। इसका मतलब था कि मंगलयान को पृथ्वी की ऑर्बिट को एकदम सही वक्त पर छोड़कर मार्स के सफर के लिए आगे बढ़ना था, और मार्स के ऑर्बिट में दाखिल होना था 24 सितंबर 2014 को। यानी मार्स यहां पर होगा और मंगलयान यहां पर होगा। अगर हम जल्दी लॉन्च कर देते हैं तो मंगलयान मार्स से आगे पहुंच जाएगा, और अगर देर से लॉन्च करते हैं तो मंगलयान पीछे रह जाएगा, और दोनों ही मामलों में यह मिशन फेल हो जाएगा। मंगलयान को इस क्रूशल विंडो में ही लॉन्च किया जाना था, तो यह जिम्मेदारी PSLV और इसरो साइंटिस्ट्स के कंधों पर ही आ गई, जिन्हें अब एक इनोवेटिव फ्लाइट प्लान तैयार करना था। साइंटिस्ट्स एक ऐसा बड़ा मास ऑर्बिटर बनाने वाले थे जो भारत द्वारा अब तक बनाए गए सबसे फास्ट और इंटेलिजेंट स्पेसक्राफ्ट्स में से एक था, और फिर से PSLV पर लोड किया जाना था।
इससे पहले अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किया जाने वाला था। इसके बाद साइंटिस्ट्स इसे पृथ्वी के चारों तरफ घुमाते, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ाते और इसके ऑर्बिट लेवल्स को इतना बढ़ाते कि इसकी रफ्तार पृथ्वी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से अलग हो जाने लायक बन जाती। फिर इसे मार्स वाले रास्ते पर बढ़ाया जाता और ये लगभग 300 दिन में 65 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करता। मंगलयान स्पेस में 20 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा की स्पीड पर जाने वाला था। अर्थ पर इतनी स्पीड से सफर करके करीब 9 मिनट में ही नई दिल्ली से न्यूयॉर्क पहुंचा जा सकता है। मंगलयान इतनी ही रफ्तार से मार्स की तरफ जाने वाला था। इसके बाद ये रेड प्लैनेट की सतह के करीब 500 किलोमीटर नजदीक पहुंचकर मार्स ऑर्बिट में दाखिल होने वाला था। बेंगलुरु के इसरो सेंटर्स ने मंगलयान को डिजाइन किया, बनाया और टेस्ट किया। अहमदाबाद में इसके कैमरा और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए और इसे लॉन्च किया जाना था श्रीहरिकोटा से। ब्यालालू के डीप स्पेस एंटेना इसके कम्युनिकेशन को ट्रैक करने वाले थे और बेंगलुरु का मिशन कंट्रोल रूम इसे मॉनिटर और नेविगेट करता। मंगलयान की ड्रीम टीम में ऐसे जाने माने स्पेस साइंटिस्ट्स थे जिन्होंने पिछले 3 से 4 डेकेड्स में भारत के कई सैटेलाइट मिशंस में काम किया था। के राधाकृष्णन लॉन्च के वक्त इसरो के चेयरमैन थे और मार्स के इंडिया मिशन के लिए अहम रोल निभा रहे थे। एएस किरण कुमार को सैकड़ों वर्स्ट केस सिनेरियोस के बारे में सोचना था। उनकी सबसे बड़ी चिंता फ्यूल के इस्तेमाल को लेकर थी। एम अन्नादुरई ने इंडिया के पहले मून मिशन चंद्रयान 1 को लीड किया था। उसी एक्सपीरियंस के बल पर वो एक कम खर्चीला मार्स मिशन डिजाइन करने वाले थे। एस अरुणन का सबसे बड़ा चैलेंज था एक ऐसा इंटेलिजेंट स्पेसक्राफ्ट बनाना जो ऑटोनोमस हो या अपने बूते ही अपने ज्यादातर काम कर सके। इस टीम के लीडिंग मेंबर्स कामयाब लूनर मिशन चंद्रयान 1 पर काम कर चुके थे, लेकिन ये उनका पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था। उनकी साइंटिफिक एक्सपर्टीज की टेस्टिंग हर मोड़ पर होनी थी। 1335 किलोग्राम वजन वाला मार्स ऑर्बिटर सैटेलाइट एलिप्टिक ऑर्बिट में एंटर करेगा। लॉन्च सेंटर में काफी गहमागहमी है। साइंटिस्ट्स को इस लिफ्ट ऑफ के हर पहलू की निगरानी और मंगलयान के 300 दिन से ज्यादा की स्पेस जर्नी को लगातार ट्रैक करना होगा। उन्हें हर स्टेज पर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी और इंडिया अकेले ये काम नहीं कर सकता। इस ट्रैक के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत ये थी कि हमें कंट्रोल सपोर्ट के लिए लगातार मास डेटा मिलता रहे। तो हमने पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर 32 एंटेना ग्राउंड स्टेशन सपोर्ट एस्टेब्लिश की। लॉन्च के दौरान श्रीहरिकोटा, पोर्ट ब्लेयर, ब्रुनाई और इंडोनेशिया के ग्राउंड स्टेशंस रॉकेट को ट्रैक करके डेटा को मिशन टीम तक रिले करने वाले थे। लेकिन जब रॉकेट साउथ पैसिफिक ओशन के ऊपर पहुंचता तो ग्राउंड स्टेशंस उसे ट्रैक नहीं कर पाते और मिशन टीम बिना कम्युनिकेशन के कुछ नहीं कर पाती। काफी सोच विचार के बाद आखिर एक सोल्यूशन सामने आया। पावरफुल एंटेना के साथ 2 शिप्स को पैसिफिक में तैनात किया जाना था और वही दोनों लॉन्च के इस हिस्से की इंफॉर्मेशन भेजने वाली थी। लेकिन तभी टीम के सामने पहली मुश्किल आई। खराब मौसम की वजह से एक शिप समय पर अपनी लोकेशन पर नहीं पहुंच सकी। ये अच्छी खबर नहीं थी क्योंकि मिशन टीम के पास मंगलयान को लॉन्च करने के लिए वक्त बहुत कम था। खराब मौसम की वजह से ओरिजिनल लॉन्च प्लान में रुकावट आ गई और साइंटिस्ट्स को लिफ्ट ऑफ से पहले ही एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ऐसे में मिशन टीम को अपनी कैलकुलेशंस में बदलाव करके एक नई लॉन्च डेट तय करनी पड़ी। दृष्टि से बेहद जटिल और कठिन है। पहले लॉन्च किया जाना था अक्टूबर के एंड में, लेकिन खराब मौसम की वजह से व्हीकल ट्रैकिंग शिप अपनी लोकेशन पर नहीं पहुंच पाई, तो सारी अरेंजमेंट्स डिले हो गई। फिर लॉन्च का डेट हो गया नवंबर 5 नवंबर 2030 सतीश धवन लॉन्च सेंटर श्रीहरिकोटा, इंडिया। आज है लॉन्च का दिन और पूरी दुनिया की निगाहें इंडिया पर हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं रॉकेट के बहुत ही नजदीक, जहां से साइंटिस्ट्स ब्लास्ट ऑफ की तैयारी में थे। अपनी तैयारी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2. श्रीहरिकोटा, पोर्ट ब्लेयर, ब्रुनाई और इंडोनेशिया के स्टेशन सिग्नल भेजने लगे, जिससे लॉन्च के पहले 3 फेजेस की कामयाबी कंफर्म हो गई।
रॉकेट इसके बाद 26 मिनट तक साउथ पैसिफिक ओशन के ऊपर क्रूज करता रहा और किसी भी ग्राउंड स्टेशन को 10 मिनट तक उसके सिग्नल नहीं मिले। इसके बाद आया क्रूशियल 4th स्टेज, जब मंगलयान लॉन्च व्हीकल से अलग हुआ और ऑर्बिट में पहुंच गया। इस स्टेज पर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी था और यहीं पर इन 2 शिप्स का रोल सामने आता है। टीम बड़ी बेताबी के साथ सिग्नल का वेट कर रही थी ताकि पता चल सके कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। पहली शिप की नजर रॉकेट इंजन के इग्निशन पर थी। कुछ मिनट बाद दूसरे शिप ने क्राफ्ट सेपरेशन को मॉनिटर किया। मंगलयान आखिरकार अर्थ के इलिप्टिकल ऑर्बिट में पहुंच गया। हमने बहुत ही एक्यूरेट ऑर्बिट अचीव कर ली है। कमांड सेंटर में हर तरफ खुशी छा गई। 16.4 सेकंड के बाद और इस समय हम 26 सेकंड भारत के मार्स मिशन में मीडिया की दिलचस्पी को देखते हुए कमांड सेंटर के एक्शन को टीवी पर लाइव दिखाया गया। सोशल मीडिया पर भी इसे शेयर किया गया। पूरी दुनिया ने इसे देखा। मुश्किल होता है ये घड़ी बहुत महत्वपूर्ण। हम आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इधर इंडिया अपने मार्स ऑर्बिटर के कामयाब लॉन्च का जश्न मना रहा था, तो उधर अमेरिका ने भी अपने मार्स मिशन मेवन को लॉन्च कर दिया। अमेरिका के पास एक पावरफुल लॉन्च व्हीकल था जिसने मेवन को मार्स तक के सीधे रास्ते पर भेज दिया। अब स्टेज सेट हो चुका था। इस कामयाबी को हासिल करने के लिए इंडिया पर बहुत प्रेशर था। इंडिया फेल नहीं हो सकता था। मंगलयान को सिर्फ 15 महीने के रिकॉर्ड टाइम और 7 करोड़ 40 लाख अमेरिकन डॉलर के बजट में बनाया गया था, जबकि नासा के मार्स ऑर्बिटर मेवन का बजट 67 करोड़ अमेरिकन डॉलर था। कामयाब लॉन्च के बाद मंगलयान को पृथ्वी के पास एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रखा गया है। अगले 25 दिनों के दौरान साइंटिस्ट्स मंगलयान के इंजन को 6 बार चालू करेंगे ताकि इसका ऑर्बिट बढ़ता जाए और इसकी वेलोसिटी इतनी हो जाए कि ये पृथ्वी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकल सके। हर स्टेज पर गलती की गुंजाइश कम हो जाती है क्योंकि फ्यूल को बर्बाद नहीं किया जा सकता। मंगलयान पृथ्वी के इर्द गिर्द ऑर्बिट को बढ़ाने से जुड़े 3 ऑपरेशंस पूरे कर चुका है और हर एक ऑपरेशन पहले से बड़ा है। तभी साइंटिस्ट्स के सामने एक और रुकावट आ जाती है। चौथी बार जब इंजन को फायर किया गया तो उसने अंडर परफॉर्म किया और वो तय वेलोसिटी तक नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब है कि मंगलयान को इस कमी को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। काफी बातचीत के बाद टीम ने एक और बार इंजन को फायर करने के बारे में सोचा ताकि मंगलयान उतनी वेलोसिटी पकड़ सके जितनी की जरूरत थी। एक बार फिर इंजन चालू करने की कोशिश में मिली कामयाबी से मंगलयान ने कमी को पूरा कर लिया और करेक्शन कामयाब रहा। पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़ने से पहले मंगलयान के पास बस अब कुछ ही दिन बचे थे और एक फेयरवेल मैसेज के तौर पर इसने अपनी पहली पिक्चर पृथ्वी पर भेजी। मंगलयान अब पृथ्वी को गुड बाय कहने और मार्स की तरफ आगे बढ़ने की तैयारी में जुटा था। इंजन को फायर किया गया और इसके कारण मंगलयान पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकलकर मार्स की तरफ अपनी इंटरप्लैनेटरी जर्नी पर रवाना हो गया। मंगलयान पृथ्वी से जितनी दूर जाता उसके साथ कांटेक्ट खत्म होने का खतरा उतना ही ज्यादा था। आउटर स्पेस में अनजान इलाके की तरफ इसके बढ़ने के दौरान सटीक नेविगेशन और कम्युनिकेशन मार्स तक पहुंचने की इंडिया की उम्मीद को कायम रख भी सकता था और खत्म भी कर सकता था। इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मंगलयान अब 20 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा की स्पीड पर मार्स की तरफ बढ़ रहा था। मंगलयान पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़ने के बाद मार्स की तरफ बढ़ते वक्त करीब करीब फ्रिक्शनलेस वैक्यूम में है। इसके इंजन को स्विच ऑफ कर दिया गया है और इसे 300 दिन बाद तब चालू किया जाएगा जब यह मार्स के नजदीक पहुंचेगा। मंगलयान एक अनजान और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में है क्योंकि ये सूरज से दूर होता जा रहा है। इसे शून्य से भी 150 डिग्री सेल्सियस नीचे के टेम्परेचर का सामना करना पड़ सकता है। इसरो साइंटिस्ट्स ने इस सिचुएशन के लिए तैयारी कर ली थी। मंगलयान को एक वैक्यूम एनवायरनमेंट, हाई वाइब्रेशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन और साउंड के हाई लेवल्स को झेलने के लिए टेस्ट किया गया था ताकि ये इस लंबी जर्नी के लिए तैयार हो सके। इंडिया का मार्स ऑर्बिटर अपने शेड्यूल को फॉलो कर रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये मार्स के ऑर्बिट में 24 सितंबर 2014 तक पहुंच जाएगा। लेकिन मिशन टीम जानती है कि ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। तो अगर सिर्फ डीप स्पेस ही नजर आता हो तो उसमें किसी स्पेसक्राफ्ट को नेविगेट कैसे किया जाए? मंगलयान के अपनी डायरेक्शन से भटकने के कई कारण हो सकते थे। सूरज के रेडिएशन या इंजन की फायरिंग से स्पेसक्राफ्ट की बॉडी पर फोर्स पड़ सकती थी जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट किसी बॉल की तरह घूम या वॉबल कर सकता था।
अब इस टीम के सामने एक बड़ा काम ये था कि ये मंगलयान के एंटेना की डायरेक्शन को पृथ्वी की तरफ बनाए रखे ताकि मिशन टीम लाखों किलोमीटर की इस दूरी के बावजूद इससे कम्युनिकेट कर सके। यहाँ पृथ्वी पर ही लगातार मोबाइल कम्युनिकेशन बनाए रखना एक चैलेंज होता है, तो ये तो वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ब्यालालू, कर्नाटक। और मंगलयान से कांटेक्ट बनाने का काम कर रहा था ये लाउड माउथ या डीप स्पेस एंटेना, जो बेंगलुरु के बाहर मौजूद एक छोटे से कस्बे ब्यालालू में मौजूद है। मंगलयान की पोजीशन के हिसाब से उसे कोई मैसेज भेजने या रिसीव करने में 8 से 43 मिनट के बीच का वक्त लगता है। पृथ्वी से कोई मैसेज भेजने के लिए ये एंटेना 20 किलोवाट पावर इस्तेमाल करता है, यानी मार्स तक काफी जोर की आवाज निकालनी पड़ती है। इधर बेंगलुरु के मिशन कंट्रोल रूम में काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। मंगलयान अब मार्स के नजदीक पहुंच रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान साइंटिस्ट्स ने मंगलयान के रास्ते को सुधारा है, उसकी स्पीड को एडजस्ट किया है और उसके कंट्रोल्स को चेक और क्रॉस चेक भी किया है। वो खास पल अब आने ही वाला है जब मंगलयान मार्स के ऑर्बिट में दाखिल होगा, लेकिन सफर का ये हिस्सा चैलेंजेस से भरा है। मिशन टीम पर बहुत प्रेशर है और एक चीज को लेकर ये चिंता में भी है, ये है मंगलयान का इंजन। इसी यान 20 किलोमीटर पर सेकंड से भी ज्यादा की स्पीड पर फ्रिक्शनलेस वैक्यूम में अपने इंजन को चालू किए बिना आगे बढ़ता रहा है। इंजन को पिछली बार 300 दिन पहले चालू किया गया था ताकि मंगलयान की स्पीड बढ़ाकर उसे पृथ्वी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकाला जा सके। इसे अब मार्स ऑर्बिट में दाखिल होने के लिए दोबारा चालू करना होगा। वर्षों की कड़ी मेहनत और प्लानिंग, दिन रात की केयरफुल ट्रैकिंग के बाद अब वो पल आ पहुंचा है जहां इन लोगों के सामने ढेर सी मुश्किलें खड़ी हैं। क्या इंजन अहम वक्त पर चालू हो पाएगा ताकि मंगलयान कामयाबी से मार्स के ऑर्बिट में दाखिल हो सके? कंट्रोल रूम, बेंगलुरु। मिशन कंट्रोल रूम में साइंटिस्ट्स टेंशन में हैं। इंडिया का स्पेसक्राफ्ट मंगलयान प्लैनेट मार्स के ऑर्बिट में दाखिल होने की तैयारी कर रहा है। हर किसी को यही चिंता है कि जिस इंजन को तकरीबन 300 दिन पहले बंद किया गया था, क्या वो चालू हो पाएगा ताकि स्पेसक्राफ्ट अपने मिशन में कामयाब हो सके। अब 300 दिन के बाद इंजन को फिर से ऑन किया जाना था ताकि वो मार्शियन ऑर्बिट में दाखिल होने के लिए अपनी स्पीड घटाने के एक कॉम्प्लिकेटेड मैनूवर को अंजाम दे सके। मार्स के कई मिशंस इस स्टेज पर फेल हो चुके थे। अगर वेलोसिटी को एकदम सही ढंग से एडजस्ट ना किया जाता तो मंगलयान या तो मार्स की सतह से टकरा जाता या फिर अपने इंटेंडेड ऑर्बिट में दाखिल ना होकर स्पेस में भटकने लगता। डी-डे या मार्स ऑर्बिट इंसर्शन से 2 दिन पहले फैसला लिया गया कि इंजन को टेस्ट करके देखा जाए कि क्या वो स्टार्ट हो पाता है। मंगलयान का इंजन बिना किसी प्रॉब्लम के स्टार्ट हो गया। साइंटिस्ट्स को कुछ वक्त के लिए राहत मिली, लेकिन असली चैलेंज तो अभी आगे मौजूद था। अमेरिका से खबर आई कि उसका मार्स ऑर्बिटर मेविन कामयाबी से मार्शियन ऑर्बिट में दाखिल हो चुका था। तो क्या अब इंडिया भी मंगलयान के मामले में ऐसा ही कर पाएगा? साइंटिस्ट्स के सामने बहुत सारी रुकावटें मौजूद थीं। ये पल इसलिए भी और मुश्किल भरा हो गया क्योंकि मार्शियन ऑर्बिट में दाखिल होते वक्त मंगलयान रेड प्लैनेट के पीछे जाने वाला था, जिससे पृथ्वी और मिशन टीम के साथ उसका कम्युनिकेशन खत्म हो जाता। इसका मतलब था कि मंगलयान को ऑटो मोड पर काम करना था। कमांड्स पहले से ही फीड कर दिए गए थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। मंगलयान का इंटेलिजेंस सिस्टम या उसका ब्रेन सोलर पैनल से चलता है, लेकिन इंसर्शन के समय मंगलयान तक पहुंचने वाली धूप मार्स की वजह से रुक जाती और उसे जरूरी पावर नहीं मिल पाती। मंगलयान के डिजाइन में इस बात का ध्यान रखा गया था। इसमें एक बैकअप लिथियम आयन बैटरी थी, यानी मंगलयान अपनी बैटरी की पावर के बल पर ही मार्स ऑर्बिट में दाखिल होने वाला था। 24 सितंबर 2014 बेंगलुरु की यह सुबह बेशक शांति से भरी है, लेकिन एक बड़ा इम्तिहान भी होने वाला है। ये इम्तिहान है भारत के सबसे डेयरिंग मिशंस में से एक का। इसके तहत मार्स तक की पहली इंटरप्लैनेटरी जर्नी को अंजाम दिया जा रहा है। मिशन कंट्रोल रूम में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अपनी आंखों के सामने एक नया इतिहास बनता देख रहे हैं। इंडिया के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के टॉप बॉसेस के राधाकृष्णन और AS किरण कुमार खामोशी से इस मिशन की प्रोग्रेस पर नजर रखे हुए हैं। प्लान ऑफ एक्शन को अमल में लाया जाने लगा। मंगलयान की स्पीड धीमी कर दी गई।
इग्निशन से 5 मिनट पहले मंगलयान एक एक्लिप्स में दाखिल होकर मार्शियन शैडो में पहुंच गया। मार्स की वजह से ऑर्बिटर तक सूरज की रोशनी ना पहुंच पाने के कारण सोलर पैनल जरूरी पावर जनरेट नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में मंगलयान ने अपनी लिथियम आयन बैटरी को स्विच ऑन किया। इस वक्त भी मंगलयान पृथ्वी से नजर आ रहा था। इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन 4 मिनट बाद मंगलयान मार्स के पीछे चला गया, जिससे मिशन टीम के साथ उसका तमाम कम्युनिकेशन खत्म हो गया। अब अगला सिग्नल 25 मिनट बाद ही मिलने वाला था। मिशन कंट्रोल रूम में एकदम खामोशी छा गई। मंगलयान से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। ऐसे में टीम सिर्फ उम्मीद कर सकती थी कि स्पेसक्राफ्ट प्लानिंग के मुताबिक ही ठीक ठाक बिहेव कर रहा था। वक्त जैसे कट ही नहीं रहा था। इस अहम पल में गोल्डस्टोन कैलिफोर्निया और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में मौजूद नासा के ग्राउंड स्टेशंस मंगलयान पर पैनी नजर बनाए हुए थे। सबसे पहले उन्हें ही इस मिशन की कामयाबी की खबर मिलने वाली थी। एक्लिप्स खत्म होते ही मंगलयान से पहला मैसेज आ गया। ये कामयाबी से मार्स ऑर्बिट में दाखिल हो गया था। साइंटिस्ट्स की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी की खुशी भी देखते ही बन रही थी। भारत के स्पेस प्रोग्राम में ये बहुत ही खास पल था। History has been created today. We have dared to reach out into the unknown and have achieved the near impossible. I congratulate all ISRO scientists as well as all my fellow Indians on this historic occasion. मंगलयान मार्स के इर्द गिर्द मौजूद हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा था कि तभी उसमें लगा कैमरा भी चालू हो गया। रेयर और एक्साइटिंग पिक्चर्स अर्थ तक पहुंचने लगी। ये है मार्स की एक पूरी पिक्चर। वोल्केनोज, लार्ज कैनियन रेंजेस, वाटर वेपर क्लाउड्स, फोबॉस जो मार्स के 2 नेचुरल मून्स में से एक है। नासा का स्पेसक्राफ्ट क्यूरियोसिटी रोवर पहले ही मार्स पर मौजूद था और उसने मंगलयान का वेलकम किया। क्यूरियोसिटी के ट्विटर हैंडल ने पोस्ट किया, नमस्ते, और मंगलयान ने जवाब दिया, हाउडी। मेवन टीम ने मार्स पर पहुंचने के लिए इसरो को बधाई दी। इंडिया का ऑर्बिटर भी इस रेड प्लैनेट को स्टडी करने से जुड़े मिशन में शामिल हो गया। इस तरह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मार्स तक एक कामयाब मिशन भेजने वाली चौथी एजेंसी बन गई और पहली ही कोशिश में ऐसा करने वाली ये एशिया की पहली एजेंसी है। इस फिल्म को बनाने के वक्त मंगलयान मार्स के इर्द गिर्द 100 से ज्यादा ऑर्बिट पूरे कर चुका था। ये आज भी वहां से कीमती डेटा भेज रहा है। ये रेड प्लैनेट हमारे लिए अब इतना दूर भी नहीं रह गया है।